Hi everyone, this is Mohammad Jad Hashmi and welcome to your favorite सा YouTube चैनल ड्रिफ्ट एजुकेशन। तो यार पिछले लेक्चर में हमने बात किया था बेसिक्स ऑफ फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स के बारे में हमने जाना था कि साइंस का डेफिनेशन क्या होता है, फिजिक्स का डेफिनेशन क्या होता है, और साथ ही साथ हमने क्वांटिटीज की बात की थी। क्वांटिटीज को बताया था कितने टाइप्स के होते हैं, उसके साथ साथ हमने बताया था फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिर फिजिकल क्वांटिटी को हमने डिवाइड किया था दो पार्ट में। पहला पार्ट हमारा क्या था फिजिकल क्वांटिटी का, पहला पार्ट फंडामेंटल क्वांटिटी था, दूसरा पार्ट हमारा क्या था डिराइव्ड क्वांटिटी, है ना। तो उसी के आगे हम बात करते हैं इस लेक्चर में। थोड़ा सा आज भी थोड़ा सा बेसिक की बात करते हैं, क्योंकि जब तक हमें बेसिक नहीं आएगा तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। तो इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए ये होती है कि थोड़ा सा बेसिक हमें सीखना चाहिए। तो बेसिक्स ऑफ लेक्चर में उसी के आगे लेक्चर को बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं क्या उसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जो हमने पिछली बार पढ़ा था। तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमने बेटा क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था दोज कैन बी मेजर्ड। ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और उसको हमने क्या किया था दो पार्ट में डिवाइड किया था। लेकिन बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी के आधार पे हमने फिजिकल क्वांटिटी को क्या किया था डिवाइड किया था कि ये किस बात पे डिपेंड करता है। तो फंडामेंटल में हमने बताया था कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, जो सेल्फ डिपेंडेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी को क्या बोला था हमने डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल पर क्या होता है, फंडामेंटल के टर्म में एक्सप्रेस्ड किया जाता है, दैट इज बेसिकली डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो आगे हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को फिर दोबारा क्या किया जाता है डिवाइड किया जाता है। इस फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला क्या है स्केलर और दूसरा क्या है वेक्टर। पहला स्केलर क्वांटिटी, दूसरा क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो इसी फिजिकल क्वांटिटी को मैंने पहले डिवाइड किया था बेस्ड ऑन इट्स डिपेंडेंसी, और इसी फिजिकल क्वांटिटी को मैं दोबारा क्या कर रहा हूं डिवाइड कर रहा हूं, लेकिन बेस्ड ऑन इट्स डायरेक्शन। इसके डायरेक्शन के आधार पर हम फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक स्केलर होता है और एक वेक्टर होता है। एक बेटा तीसरा और होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे नाम दिया जाता है टेंसर क्वांटिटी। क्या बोला, टेंसर क्वांटिटी। ये कौन सा वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है स्केलर क्वांटिटी। ये रहा आपका। ऑल ऑफ यू नो कि स्केलर वेक्टर क्या होता है, टेंसर में थोड़ा समझाऊंगा। तो स्केलर आप जानते हैं क्या होता है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन नहीं होते, है ना, हैविंग ओनली वन मैग्नीट्यूड। क्या बोला, हैविंग ओनली वन मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास डायरेक्शन ना हो, उसे बेसिकली स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलता, मैं क्या बोलता हूं, मैं बोलता हूं हैविंग मैग्नीट्यूड बट नीड नॉट डायरेक्शन। मतलब मैग्नीट्यूड तो हो, और अगर ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन भी हो और उसके डायरेक्शन की हमें जरूरत ना हो, तो उसके स्केलर में रखा जा सकता है। तो वो डेफिनेशन हमारा गलत है जो बोलते हैं लोग कि ओनली वन मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन, है ना। तो कुछ क्वांटिटीज हमारे पास ऐसी हो सकती हैं जिसके पास डायरेक्शन हो सकता है, लेकिन वो स्केलर होता है। लेकिन वो क्या होता है, स्केलर होता है। देख लेते हैं एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो एग्जांपल में मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, कौन सा करंट, डीसी करंट। कौन सा करंट, डीसी डायरेक्ट करंट, नॉट ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट स्केलर क्वांटिटी नहीं होता, है ना। क्यों नहीं होता मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। ऑल्टरनेटिंग करंट की नहीं, जब मैंने करंट लिखा तो कौन से करंट की मैं बात कर रहा हूं, डीसी करंट की बात कर रहा हूं। तो मैंने क्या क्या लिखा, मास, लेंथ, टाइम, करंट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे
स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इनमें से जो दो मैंने लिखा है, एक टाइम लिखा है, एक मैंने क्या लिखा, टाइम लिखा है, मैंने इसके ऊपर स्टार लगा दिया, और एक करंट लिखा है, इसके ऊपर मैंने स्टार लगा दिया। दोनों के पास डायरेक्शन होता है, टाइम के पास भी डायरेक्शन होता है और करंट के पास भी डायरेक्शन होता है, लेकिन फिर भी हम इसे स्केलर के कैटेगरी में रखते हैं। हम इसे स्केलर के कैटेगरी में रखते हैं। व्हाई? क्यों स्केलर के कैटेगरी में रखते हैं? क्यों स्केलर कैटेगरी में रखते हैं? क्योंकि ऐसी क्वांटिटी नॉट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर, ऐसी क्वांटिटी वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करती। तो हमारा स्केलर का पूरा डेफिनेशन क्या बना? स्केलर का पूरा डेफिनेशन ये बना, दोज हैविंग मैग्नीट्यूड बट नीड नॉट डायरेक्शन along with which not follow the law of vector is basically known as scalar quantity। और इलेक्ट्रिक करंट जो होती है, जो हम डीसी पढ़ते हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट एक हमारा क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका डायरेक्शन होता है, लेकिन फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी होता है। व्हाई ये स्केलर क्वांटिटी होता है? क्यों ये स्केलर क्वांटिटी होता है? क्योंकि ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, सर टाइम कैसे वेक्टर क्वांटिटी है? टाइम कैसे, इसके पास डायरेक्शन कैसे होता है सर? तो टाइम जो होता है, टाइम हमेशा चलता जाता है, आगे चलता है। टाइम हमेशा प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ चलता है, तो इसका डायरेक्शन हुआ ना प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ, उल्टा कभी नहीं आता। टाइम हमेशा आगे बढ़ रहा है प्रेजेंट से फ्यूचर, तो इसका एक क्या हुआ, डायरेक्शन। तो टाइम का एक डायरेक्शन है, टाइम का एक फिक्स्ड डायरेक्शन है, लेकिन इसके डायरेक्शन की हमें जरूरत नहीं पड़ती। जब मैं कहता हूं 2 सेकंड और 3 सेकंड को क्या करो, ऐड करो, तो आप सीधा क्या करते हैं, 5 सेकंड बोल देते हैं, है ना। तो 2 सेकंड प्लस 3 सेकंड इज इक्वल टू 5 सेकंड, इसके पास डायरेक्शन है, लेकिन डायरेक्शन की हमें जरूरत नहीं है, तो इसीलिए इसको स्केलर की कैटेगरी में रखा गया। लेकिन अगर करंट की हम बात करेंगे, तो करंट की हम बात करें तो मान लेते हैं कि इधर से एक वायर आ रहा है जिसमें करंट की वैल्यू कितनी है, 3 एंपियर, और इधर से एक वायर आ रहा है जिसमें करंट की वैल्यू कितनी है, 5 एंपियर, और यहां से इस जंक्शन पॉइंट से एक तीसरा वायर इधर निकाल दिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ कितना एंपियर करंट इधर जाएगा, तो आप सिंपली बोल सकते हैं इधर से 5 एंपियर करंट आया, इधर से 3 एंपियर करंट आया, 5 + 3 कितना बन जाएगा, 8 एंपियर। तो क्या ये 8 एंपियर इन दोनों के बीच के एंगल पे डिपेंड कर रहा है क्या? तो आंसर है नहीं, इन दोनों के बीच के एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये जो 8 एंपियर है, इसकी जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू थीटा से इंडिपेंडेंट है, मींस लॉ ऑफ वेक्टर को फॉलो नहीं कर रहा। क्योंकि आप भी जानते हैं लॉ ऑफ वेक्टर क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ, r बराबर रूट में a² + b² + 2ab cos थीटा व्हेनेवर टू वेक्टर a एंड वेक्टर b एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट द सेम टाइम एंड सेम पोजीशन, बेसिकली सेम टाइम बोल सकते हैं या सेम पोजीशन बोले, then the resultant of these vectors is equal to the r vector is equal to vector a plus vector b and its magnitude is equal to r बराबर रूट में a² + b² + 2ab cos थीटा, where theta is the angle between vector a and vector b। ये आप जानते हैं, दिस इज द लॉ ऑफ वेक्टर। और ये अगर लॉ ऑफ वेक्टर है, तो इस लॉ ऑफ वेक्टर को करंट फॉलो नहीं करता, और अगर करंट फॉलो नहीं कर रहा है लॉ ऑफ वेक्टर, तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं रहा, इसीलिए हम इसको स्केलर क्वांटिटी में रखते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये चीजें, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, वो भी कौन सा वाला, डीसी वाला, एटसेट्रा। तो ये तो रहा बात किसका, स्केलर का। दूसरी चीज हमारी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। अगली हमारी वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ये तो आप समझ ही गए हैं। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होगा। हैविंग मैग्नीट्यूड कौन से क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। हैविंग मैग्नीट्यूड, और दूसरा डेफिनिट डायरेक्शन। और क्या होगा, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड तो होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन जो होगा डिफाइंड होगा, डेफिनिट डायरेक्शन होगा, या तो ऐसे ही बोल सकते हैं स्पेसिफाइड डायरेक्शन। और तीसरी बात, डायरेक्शन डिपेंडेंट।
अब ये डायरेक्शन डिपेंडेंट क्या होता है? डायरेक्शन डिपेंडेंट को ही बोलते हैं विच फॉलोज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो करता है उसी मतलब इसी को बेसिकली क्या बोला जाता है? डायरेक्शन डिपेंडेंट। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और साथ ही साथ स्पेसिफाइड डायरेक्शन हो। डायरेक्शन होना जरूरी नहीं, स्पेसिफाइड डायरेक्शन, और साथ ही साथ डायरेक्शन डिपेंडेंट हो, मतलब कि जो पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करे, जो लॉ ऑफ वेक्टर को फॉलो करता हो, ऐसी क्वांटिटी को बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी हम नाम देते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, स्पेसिफाइड डायरेक्शन होता है और जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो करता है, उसके लॉ को फॉलो करता है। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या होगा सर? एग्जांपल देख लेते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे वेलोसिटी, दूसरा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है फोर्स, लीनियर मोमेंटम एटसेट्रा। ये हो गई आपकी कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके पास डायरेक्शन होता है। अच्छा, एक बार ओलंपियाड एग्जाम में सवाल आया कि वेक्टर क्वांटिटी का रैंक कितना होता है। क्या बोला? वेक्टर क्वांटिटी का रैंक कितना होता है। कहां आया था? ओलंपियाड, है ना? तो हर बच्चा हर दूसरे बच्चे का बैठ के मुंह ताक रहा था। क्यों? पता ही नहीं था, है ना? वो ऐसे ही एग्जाम में आ गया था क्योंकि जनरली उस रैंक को बताया नहीं जाता है, वेक्टर क्वांटिटी का रैंक कितना होता है, स्केलर क्वांटिटी का रैंक कितना होता है। आज मैं बता रहा हूं, आप याद रख लीजिएगा कि वेक्टर क्वांटिटी का जो रैंक होता है वो 1 होता है। क्या होता है? 1। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन हो तो उसका रैंक 1 आएगा। डायरेक्शन होगा तो 1 आएगा, डायरेक्शन नहीं होगा तो 0 आएगा। तो आप समझ गए कि स्केलर क्वांटिटी का रैंक कितना होगा। स्केलर क्वांटिटी का रैंक जो होगा उसका रैंक 0 आएगा। मतलब अगर डायरेक्शन होगा तो रैंक आएगा तो 1, और अगर रैंक 1 आएगा तो आप टॉप पर होंगे, और अगर आप टॉप पे होंगे तो आप नीट क्वालिफाई करेंगे, आईटी जेईई मेंस क्वालिफाई करेंगे। अगर आपका एक डायरेक्शन नहीं हुआ तो आप अगर एक डायरेक्शन में नहीं हुए तो आप स्केलर जैसे हो जाएंगे, और अगर स्केलर जैसे हो जाएंगे तो रैंक आपका 0 आ जाएगा। इसलिए आईटी जेईई मेंस और नीट क्वालिफाई करने के लिए डायरेक्शन होना चाहिए। डायरेक्शन होगा तो वेक्टर जैसे आप बनेंगे, जैसे वेक्टर जैसे बनेंगे आपका रैंक 1 आएगा, दुनिया में आपका नाम चमकेगा। तो आप वेक्टर के कैटेगरी में रहिए, स्केलर के कैटेगरी में नहीं। आपके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, साथ ही साथ डायरेक्शन होना चाहिए, जिसकी वजह से आपका रैंक 1 आना चाहिए। तो मैंने बता दिया ना रैंक कितना होता है वेक्टर का और स्केलर का। अब मत भूलिएगा, तो वेक्टर क्वांटिटी का रैंक होता है 1 और स्केलर का होता है 0। रैंक किसके कारण आ रहा है? डायरेक्शन के कारण। इसके पास डायरेक्शन है इसलिए इसका रैंक 1 है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है इसके पास, इसलिए इसका रैंक 0 हो गया। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वांटिटी कौन सा? टेंसर क्वांटिटी। तीसरा मैंने नाम लिया टेंसर। अच्छा, टेंसर क्वांटिटी की बात करते हैं भाई। ये टेंसर क्वांटिटी है क्या? टेंसर क्वांटिटी है ना। अब बात यह आती है कि टेंसर क्वांटिटी है क्या। किताबों में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में आपके। कहां लिखा हुआ है? एनसीईआरटी में। जो लिखा हुआ है, जो लोगों ने गुरुजी ने लोगों ने लिखा हुआ है, मैं पहले वो लिख देता हूं, फिर आपको बताता हूं है क्या। तो किताबों में क्या लिखा हुआ है? नाइदर those quantity which
हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट डायरेक्शन, या फिर इसे आप ओरिएंटेशन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई सवाल नहीं करेगा, ओरिएंटेशन भी लिख सकते हैं। ऐसी क्वांटिटी जिसका डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो इन डिफरेंट डायरेक्शन, ऐसे बोल सकते हैं, इन डिफरेंट डायरेक्शन या फिर डिफरेंट ओरिएंटेशन, तो ऐसी क्वांटिटी को बेसिकली क्या बोलेंगे हम? टेंसर क्वांटिटी। मतलब वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो हो, डायरेक्शन तो हो, लेकिन अलग अलग ओरिएंटेशन में, अलग अलग डायरेक्शन में उसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? अलग अलग हो जाए, बदल जाए। और अगर बदल जाएगा तो वो टेंसर के कैटेगरी में हो जाएगा। तो सर एग्जांपल भी होगा? हाँ है ना, एग्जांपल है इसका। एग्जांपल, अब ऐसा तो हम समझ के चल रहे हैं कि क्लास 11th आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आपको याद होगा। आपने पढ़ा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या पढ़ा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि अगर एक रॉड है जिसको उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट घुमाया जाए, ऐसी एक्सिस के अबाउट घुमाया जाए जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, जिसका लेंथ L है और मास M है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर ml स्क्वायर बाई 12 आता, ml स्क्वायर बाई 12। और अगर इसी रॉड को इसे उस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराया जाता है जो एक एंड से पास करता है, जिसका मास m और लेंथ L होता है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 3 आता है। मास वही, लेंथ वही, रॉड वही, मगर ओरिएंटेशन बदल दिया। ओरिएंटेशन बदल दिया तो वैल्यू बदल गई, ml स्क्वायर बाई 12 और ml स्क्वायर बाई 3 आ गया। रॉड भी वही है, मास भी वही है, लेंथ भी वही है, बस ओरिएंटेशन अलग अलग कर दिया, एक्सिस अलग अलग कर दिया, तो उसकी आई की वैल्यू क्या हो गई? अलग अलग। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका चेंज हो गया। तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या बोला जाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टेंसर क्वांटिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? टेंसर क्वांटिटी। फिर एक बार और पूछा हुआ था एग्जाम में, मैं आपको डायरेक्ट इसका दूसरा एग्जांपल ही बताता हूं। दूसरा एग्जाम्पल है स्ट्रेस। क्या बोला? स्ट्रेस, है ना? स्ट्रेस जानते होंगे, फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया होता है स्ट्रेस, लेकिन कौन सा फोर्स होना चाहिए? इंटरनल फोर्स होना चाहिए। तो इंटरनल फोर्स होगा, इंटरनल मतलब अगर किसी बॉडी पे आप क्या करते हैं, किसी बॉडी पे आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, इसे क्या करते हैं? दबाते हैं, मतलब डिफॉर्मेशन करते हैं। तो अंदर ही अंदर एक क्या लगता है? अंदर ही अंदर एक इंटरनल फोर्स लगता है जो एक्सटर्नल फोर्स का अपोज करता है। तो ये वाला इंटरनल फोर्स अपॉन में एरिया बेसिकली क्या कहलाता है? आपका स्ट्रेस। तो ये आपका हुआ स्ट्रेस। ठीक है, बात तो समझ में आ गई। लेकिन ये फोर्स जो होगा कैसा होगा? दो टाइप का हो सकता है, एक नॉर्मल फोर्स भी हो सकता है और टेंजेंशियल फोर्स भी हो सकता है। क्योंकि हम इस बॉडी को नॉर्मली अगर दबाएंगे तो इंटरनल फोर्स नॉर्मली लगेगा, और अगर इसी बॉडी को हम क्या कर देंगे? टेंजेंशियली दबाएंगे। टेंजेंशियली क्या करते हैं? इस टाइप से किताब को ऐसे रखकर हाथ पर या टेबल पर रखकर इसको इस तरीके से टेंजेंशियली इसको फोर्स लगाओ। तो फोर्स लगाओगे तो अंदर ही अंदर क्या होगा? अंदर ही अंदर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगेगा, तो उसको बोलेंगे इंटरनल टेंजेंशियल फोर्स। तो इंटरनल टेंजेंशियल फोर्स भी आया, नॉर्मल फोर्स भी आया, जिसकी वजह से दो टाइप के स्ट्रेस हो जाते हैं। एक आता है टेंजेंशियल स्ट्रेस, एक आता है नॉर्मल स्ट्रेस। तो दो नाम आ गया ना, एक ही बॉडी है, एक ही बॉडी को दो तरीके से मैं क्या कर रहा हूं? फोर्स लगा रहा हूं। तो दो तरीके से अगर फोर्स लगाऊंगा तो दो तरीके का स्ट्रेस आएगा, और अगर दो तरीके का स्ट्रेस आया
तो अलग अलग मैग्नीट्यूड, अलग अलग ओरिएंटेशन बेसिकली हुआ और अलग अलग नाम आया, तो वो क्या हो गया? टेंसर। क्या हुआ? टेंसर। तो इसका स्ट्रेस क्या होता है? टेंसर क्वांटिटी। एक बार एग्जाम में और पूछा हुआ था, अच्छा इसका यूनिट कितना हो जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स अपॉन एरिया। तो स्ट्रेस का यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कहा जाता है कि प्रेशर आपने नाम सुना होगा ना, प्रेशर का यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है और स्ट्रेस का यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो क्या अंतर होता है दोनों में? क्योंकि यहां पर अगर नाम अलग अलग है फिजिक्स में तो बात भी अलग अलग होगा, क्योंकि फिजिक्स में, हमारे फिजिक्स में बबलू और डब्लू दोनों अलग होते हैं। घर में बबलू डब्लू एक का आदमी का नाम हो सकता है, लेकिन फिजिक्स में अगर नाम अलग अलग है तो उनका काम भी अलग अलग होगा। मतलब यहां का बबलू और यहां का डब्लू दोनों अलग होता है। तो दोनों का यूनिट तो सेम है, लेकिन नाम अलग अलग रखा है। प्रेशर और स्ट्रेस, दोनों का मतलब भी अलग अलग होगा। तो स्ट्रेस का मतलब तो हमने समझा दिया है ना। तो प्रेशर का मतलब क्या होता है? प्रेशर मतलब होता है नॉर्मल एक्सटर्नल फोर्स। तो बाहर से जो लगाया मैंने, नॉर्मल एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एरिया इज बेसिकली प्रेशर, है ना। तो प्रेशर दबाने से आता है। प्रेशर कैसे आता है? किसी चीज को आप दबाएंगे, प्रेस करेंगे तब आएगा। लेकिन स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेस का मतलब उसका ओरिएंटेशन चेंज करने से आता है, मतलब उसका शेप चेंज करने से आता है। बॉडी का अगर शेप चेंज करेंगे तो इंटरनल फोर्स की वजह से जो हमारा फोर्स अपॉन एरिया आ रहा है उसे हम बेसिकली क्या बोलेंगे? स्ट्रेस। और दूसरा अंतर क्या है दोनों में? दूसरा अंतर यह है कि प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी बट स्ट्रेस इज अ टेंसर क्वांटिटी। प्रेशर हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है और हमारा स्ट्रेस क्या होता है? टेंसर क्वांटिटी होता है। ये दोनों में अंतर होता है। तो ये हमारा क्या रहा? टेंसर क्वांटिटी। तो हमने क्या सीखा? हमने वेक्टर क्वांटिटी सीखा, स्केलर क्वांटिटी सीखा, फिर हमने साथ साथ क्या सीखा? टेंसर क्वांटिटी भी सीख लिया। बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। एक चीज आप जानते होंगे, यूनिट। क्योंकि बेसिक की बात कर रहा हूं तो थोड़ा थोड़ा हर चीज के बारे में चर्चा कर लिया जाए। यूनिट क्या होता है भाई? यूनिट तो जो किताबों में आपके डेफिनेशन लिखा हुआ है वो तो ठीक है, आप उसे पढ़ लीजिएगा। मैं आपको सीधा सीधा इसका मतलब बताता हूं, यूनिट है क्या। यूनिट का मतलब होता है टर्म इन विच, क्या बोला? टर्म इन विच फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस, फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस इज कॉल्ड, या सीधा सीधा ऐसे ही रहता है, कैन बी एक्सप्रेस। मतलब ऐसा टर्म जिस टर्म में हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं उसे ही बेसिकली क्या बोला जाता है? यूनिट। अब अगर आपसे कोई पूछे यूनिट, तो यूनिट का मतलब ये नहीं यूनिट इज यूनिट। यूनिट का डेफिनेशन होगा जिस टर्म में हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस्ड करते हैं उसे ही क्या बोला जाता है? यूनिट। जैसे लेंथ अगर हमने बोला तो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो किस टर्म में एक्सप्रेस करेंगे? मीटर में। 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, तो मीटर क्या हुआ? इसका यूनिट। मास अगर बोला तो मास बोला 5 किलो, तो किलोग्राम क्या हो गया? इसका यूनिट। टाइम अगर बोला तो टाइम बराबर 6 सेकेंड, तो सेकेंड क्या हो गया? इसका यूनिट। तो सेकेंड के टर्म में हम टाइम को क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। किलोग्राम के टर्म में मास को एक्सप्रेस करते हैं, मीटर के टर्म में लेंथ को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये सभी क्या हो गए? यूनिट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको समझ में आनी चाहिए। मैं छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, सब कुछ बता डालूंगा, लेकिन छोटे छोटे डेफिनेशन में और जल्दी जल्दी, है ना। छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, क्योंकि बेसिक में हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा कवर हो जाए हमारा पूरा बेसिक, उसे दोबारा 11th 12th की तरह पढ़ाना ना पड़े। क्योंकि हमारा जर्नी ही क्या है? हमारा जर्नी ही IIT JEE मेंस का है। हम ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाना चाहेंगे। हमारा मोटो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाने का, ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिशन टाइप के सवालों में घुसने का। ठीक है, तो खैर एक इंपॉर्टेंट बात और, अदर टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अदर टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के और टाइप होते हैं बच्चों। वो टाइप क्या है? वो टाइप आपका होता है रेशियो टाइप।
कौन सा टाइप? रेशियो टाइप, रेशियो टाइप फिजिकल क्वांटिटी। ये होते क्या है सर? फिजिकल क्वांटिटी विदाउट यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी विदाउट यूनिट इज बेसिकली कॉल्ड रेशियो टाइप फिजिकल क्वांटिटी। अब ये क्या बोल दिया सर? मतलब कि ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसके पास यूनिट नहीं होता। हाँ, ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके पास यूनिट नहीं होता। लोग तो अभी तक यही समझ रहे थे कि फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास यूनिट होता है। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास यूनिट होता है। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं, ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके पास यूनिट नहीं होता। जैसे आपने पढ़ा होगा, ध्यान से सुनिएगा, क्या? स्ट्रेन। क्या बोला? स्ट्रेन। स्ट्रेन को पढ़ा होगा चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। अब बताओ, इसका यूनिट, चेंज इन लेंथ का यूनिट होगा मीटर, और नीचे भी क्या होगा? मीटर। मीटर और मीटर साफ हो गया तो कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा तो सिर्फ क्या आएगा? नंबर आएगा। ये रेशियो है ना चेंज इन लेंथ और लेंथ का। तो ये क्या हुआ? स्ट्रेन तो हमारे फिजिक्स में आता है, और अगर स्ट्रेन फिजिक्स में आता है तो ये भी फिजिकल क्वांटिटी हुआ, और अगर ये भी अगर फिजिकल क्वांटिटी हुआ तो इसको कौन सा नाम देंगे? रेशियो टाइप। कौन सा टाइप? रेशियो टाइप। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास यूनिट नहीं होता उनको हम क्या बोलते हैं? रेशियो टाइप फिजिकल क्वांटिटी। और एक आगे एग्जांपल, रिलेटिव डेंसिटी। कौन सा डेंसिटी? रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये फॉर्मूला होता है। अब सोच के देखो, ऊपर भी डेंसिटी है, नीचे भी डेंसिटी है। डेंसिटी और डेंसिटी साफ हो गया, और जैसे ही साफ हुआ सिर्फ नंबर आएगा, तो है ना रेशियो, ये दोनों डेंसिटी दोनों का। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेशियो टाइप फिजिकल क्वांटिटी। इसका भी यूनिट नहीं हुआ। क्लास 10th में आप पढ़ के आ रहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये भी क्या है? ये भी रेशियो टाइप फिजिकल क्वांटिटी। अब कई लोग तो इसे स्केलर में डाल देते हैं। एक्सेप्शन तो होना चाहिए ना, लेकिन होता नहीं है ना। मैं सोचता रहता हूं कि कई चीज़ों का एक्सेप्शन होना चाहिए, कि जो बोल रहे हैं कि ऐसा होता ही क्यों नहीं है ना। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच के रहिएगा, स्केलर क्वांटिटी नहीं होता। ये कौन सी क्वांटिटी होती है? रेशियो टाइप फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या होता है? C अपॉन बी। म्यू बराबर क्या पढ़ा है आपने? म्यू बराबर पढ़ा है आपने C अपॉन V, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ऊपर वाला क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। नीचे वाला क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब सोचो, ऊपर भी स्पीड और नीचे भी स्पीड, तो स्पीड और स्पीड गायब हो गया, उसका यूनिट तो विदाउट यूनिट हो गया। और अगर विदाउट यूनिट हो गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सी क्वांटिटी में रखा जाएगा? ये रेशियो टाइप में, क्योंकि ऊपर भी स्पीड था और नीचे भी स्पीड था, दोनों का रेशियो है वो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी रेशियो टाइप। और होता है एक आध दो, चलो डिस्कस कर लेते हैं। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये भी क्या है? ये भी रेशियो टाइप फिजिकल क्वांटिटी होता है। लोग इसे भी बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो ये सब चीजें हैं। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, रिलेटिव डेंसिटी हो गया, स्ट्रेन हो गया, ये सब क्या है? हमारे रेशियो टाइप फिजिकल क्वांटिटी हैं। इसे मैंने अदर में रखा कि अदर टाइप की फिजिकल क्वांटिटी भी होते हैं। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास यूनिट नहीं होता, जो विदाउट यूनिट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रेशियो टाइप फिजिकल क्वांटिटी। अब जब बहुत दिन बीत गया, तब जो फिजिक्स वाले आदमी थे, फिजिसिस्ट थे, वो डीएलम्बर्ट के पास गए। क्यों गए डीएलम्बर्ट के पास? क्योंकि डीएलम्बर्ट ने ही फिजिकल क्वांटिटी का आइडिया दिया था। जन्मदाता कौन थे फिजिकल क्वांटिटी के? डीएलम्बर्ट। तो वो सब डीएलम्बर्ट के पास गए। तो जब वो डीएलम्बर्ट के पास गए तो उन्होंने बोला कि
सर हम लोग ज्यादा समय तक किसी ना किसी वेव के आसपास रहते हैं, किसी ना किसी वेव के प्रभाव में रहते हैं। कैसे? सूरज कहां, लाइट कहां? सूरज तो बहुत दूर है, अर्थ तक लाइट आता है। अगर अर्थ तक लाइट आता है तो किस फॉर्म में आ रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब वेव के फॉर्म में। मैं बोल रहा हूं यहां, सुन रहे हैं आप वहां, तो यहां से वहां तक जो साउंड जा रहा है किस फॉर्म में जा रहा है? वेव के फॉर्म में जा रहा है। मैं लेक्चर शूट कर रहा हूं यहां, बल्ब लगा है वहां, तो वहां से बोर्ड तक लाइट किस फॉर्म में आ रहा है? वेव के फॉर्म में आ रहा है। नदी में पानी चल रहा है, किस फॉर्म में चल रहा है? वेव के फॉर्म में चल रहा है। मतलब बहुत तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वेव के प्रभाव में जुड़े रहते हैं। तो वही जो हमारे फिजिसिस्ट साहब थे, तो उन्होंने डी एल्बर्ट साहब से पूछा कि बहुत ज्यादा देर तक हम लोग वेव के प्रभाव में होते हैं, और अगर वेव के प्रभाव में होते हैं तो उनको हम कौन सी क्वांटिटी कहते हैं? वेव हमारा कौन सी क्वांटिटी होगा? उन्होंने बोला, तो डी एल्बर्ट साहब ने बताया लास्ट टाइप का फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं वो है फेजर टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोला? फेजर टाइप फिजिकल क्वांटिटी, फेजर टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। समझ आया? अभी आपको नहीं समझ में आया, अब जब मैं समझाऊंगा ना तब आपको समझ में आएगा कि फेजर टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं वेव लाइक, क्योंकि मैंने वेव की ही बात की है शुरुआत में। मतलब ऐसा चीज जो वेव की तरह हो, जिसके पास फेज हो। फेज समझते होंगे क्योंकि आप 11-12 पढ़ के आ रहे हो भाई, फेज समझते होंगे, है ना। वेव का इक्वेशन अगर मैं जब लिखता हूं y बराबर a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, तो ये पूरा का पूरा जो एंगल होता है साइन वाला, इसे ही हम बेसिकली क्या बोलते हैं? फेज। ये होता है फेज ना, ये पूरा का पूरा क्या है? फेज। इसकी वैल्यू बदलती चली जाएगी, y की वैल्यू बदलती चली जाएगी, इसी के हिसाब से वेलोसिटी की वैल्यू बदलती चली जाएगी। तो मतलब फेज क्या होता है? फेज के चलते जो होता है वो हमारा क्या होता है? वैल्यू बदलती है, वेलोसिटी की वैल्यू बदलती है, डायरेक्शन भी बदलता है, बहुत कुछ चीजें होती है ना। तो मैं सीधा सीधा क्या बोलता हूं, ऐसी क्वांटिटी जो वेव की तरह हो, वेव लाइक क्वांटिटी इज बेसिकली नोन एज फेजर टाइप ऑफ क्वांटिटी। एग्जाम्पल आपका है पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी क्वांटिटी होगा? आप भी सोच रहे होंगे, सोचते होंगे कभी ना कभी। लो मैंने आज बता दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपका फेजर टाइप ऑफ क्वांटिटी है। दूसरा साउंड वेव, ये भी कौन सी क्वांटिटी है? ये भी आपका कौन सा क्वांटिटी है? फेजर टाइप ऑफ क्वांटिटी। ये भी वेव की तरह है, ये भी वेव की तरह। तीसरा ब्रेन वेव्स। कौन सा वेव? ब्रेन वेव। इस पे अभी खोज हो रहा है। ब्रेन वेव पर क्या हो रहा है? खोज हो रहा है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं आपको कि ब्रेन वेव बेसिकली होता क्या है। इस समय डिस्कवरी चल रही है कि आप क्या करेंगे, आप अगर मेरे बारे में सोचेंगे, आपके दिमाग में से एक वेव निकलेगा और वेव चलते 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 आएगा, मेरे दिमाग में आ जाएगा, और फिर जब मैं तो उसके बाद जब वेव हमारे पास पहुंचेगा तो मैं आपके बारे में सोचने लगूंगा। मतलब ब्रेन वेव अगर सक्सेसफुल हो गया तो मोबाइल सब खत्म हो जाएगा। मतलब मैं आपके बारे में सोचूंगा, आप मेरे बारे में सोचेंगे, मैं सोचूंगा और बात कर सकते हैं हम दोनों लोग, कम्युनिकेशन हो सकता है। दैट इज बेसिकली ब्रेन वेव, है ना। लेकिन अभी इस पर डिस्कवरी हो रही है, इस पर अभी क्या हो रहा है? डिस्कवरी हो रहा है। तो ये बेसिकली ब्रेन वेव है, इस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, ये तो अभी डिस्कवरी में ही है। लोग अभी इस पर बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं फिजिसिस्ट लोग। तो बेसिकली बस इतना जान लो कि ब्रेन वेव है क्या है? फेजर टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आ सकता है कभी ना कभी एम्स में पूछ सकता है।
है ना। ऐसी छोटी छोटी चीजें एम्स में पूछी जाती हैं। तो ब्रेन वेव, साउंड वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सब क्या है, रेशियो टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। समझ आई बात। मैंने अभी वेक्टर क्वांटिटी बताते समय और स्केलर क्वांटिटी बताते समय मैंने बताया था, मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी, लेकिन कौन सी इलेक्ट्रिक करंट होगी, डीसी, है ना। अब मैंने ये भी बोला था कि एसी नहीं होगी, तो एसी है क्या, है ना। तो ध्यान से अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक करंट दो टाइप के होते हैं। करंट आपके दो टाइप के, एक होता है एसी ए डॉट सी और एक होता है डीसी डी डॉट सी। ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में चलता है इस टाइप से, और ऑल्टरनेटिंग करंट इस टाइप का होता है वेव की तरह। और अगर ये वेव की तरह है तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट ये फेजर टाइप होता है, फेजर टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। और ये जो डीसी टाइप ऑफ करंट है ये आपका क्या होता है, ये आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। अब किसी से आप पूछना कि बताओ इलेक्ट्रिक करंट कौन सी क्वांटिटी है, तो सबसे पहले बात आप याद रख लेना कि आप क्वेश्चन गलत पूछ रहे हो। उससे ये पूछो कि डीसी करंट कौन सी क्वांटिटी है, एसी करंट कौन सी क्वांटिटी, क्योंकि करंट दो टाइप के होते हैं, एक एसी होता है और एक डीसी होता है। तो एक एसी हो गया और एक डीसी हो गया। जब हम एसी की बात करेंगे तो फेजर टाइप ऑफ क्वांटिटी होगी, जब हम डीसी की बात करेंगे तो ये स्केलर टाइप ऑफ क्वांटिटी होगी। तो आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही। ये हमारा क्या था, ये बेसिकली बेसिक लेक्चर था हमारे किस पर, बेसिक्स ऑफ फिजिक्स पर, फिजिकल वर्ल्ड की मैं बात कर रहा था और थोड़ा बहुत इसमें मैंने वेक्टर की भी बात किया। अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट एंटर करूंगा सवाल पर, क्वेश्चंस पे डायरेक्ट एंटर करेंगे, कॉम्पिटिशन टाइप के क्वेश्चन पे हम बात करेंगे आगे। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।